हेलो। गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून बच्चों। मैंने अभी आपको एक वीडियो सेंड किया था देखने के लिए कि आप पहले वो वीडियो देखो, फिर आफ्टर दैट ज्वाइन द क्लास। आपने वो वीडियो देखा? आपको दो वीडियो मैंने सेंड किए हैं अभी। हेलो, आपको आवाज सुन रही है बच्चों? वॉइस इज क्लियर? हेलो। हेलो राघव, हरमन, कहाँ पे हो? कनिका, उदित, वैभव। मैंने आपको अभी एक लेक्चर सेंड किया था, दो वीडियो सेंड करी है, आपने देखी है वो वीडियो? क्योंकि आज का टॉपिक है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड इनर्शिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आप इसको करोगे, क्योंकि दिस टॉपिक इज टोटली बेस्ड ऑन थ्योरेटिकल, रीजनिंग बेस्ड है क्वेश्चन। ओके, इसमें सिर्फ रीजनिंग आएगी आपको। ये वाला जो टॉपिक है, चाहे वो आईसीएसई क्लास है चाहे वो सीबीएसई क्लास है, सेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये दोनों क्लासेस में ये सेम टॉपिक है। नाइन्थ आईसीएसई और सीबीएसई में न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, इसमें सिर्फ रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं, आपको रीजनिंग पूछी जाती है। मतलब ये ऐसा टॉपिक है जिसको आप समझ के करोगे तो बहुत कुछ सीखोगे, अगर रट्टे मार के करोगे तो कुछ नहीं आएगा। तो इसलिए इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से करो। अभी हम स्टार्ट करते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। जैसे आपने प्रीवियस चैप्टर पढ़ा था मोशन, कि अगर आप किसी बॉडी के ऊपर, ये देखो बेसिकली है क्या, मान लो मेरे पास ये ब्लॉक है, मेरे पास ये ब्लॉक है ए। ठीक है, ये ए ब्लॉक है। मैंने जो है, एक मिनट दोबारा से बनाती हूँ, ध्यान से देखना। ये ब्लॉक है, ब्लॉक ए। मैंने जो है इस तरफ फोर्स लगाई, फोर्स लगाने से ये वाला ब्लॉक जो है मूव करके बी पोजीशन पे पहुंच गया। दिस इज ए बी पोजीशन। कहने का मतलब है जब हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स, दिस इज ए बॉडी। ठीक है, मैंने इसको ब्लॉक का नाम दिया, दिस इज ए बॉडी। किसी भी बॉडी पे अगर आप फोर्स लगाते हो तो वो आगे की तरफ मूव करती है, उसको क्या बोलते हैं? ये जो है फोर्स का टॉपिक है, फोर्स। अब देखो ये जो बॉडी है, कोई भी ब्लॉक है, इसका ये भार भी होगा, दिस इज कॉल्ड एम। और ये जो है डिस्टेंस कवर करेगी। मतलब जब आपने, मान लो ये आपके पास, एक और एग्जांपल से क्लियर कर देती हूँ। मान लो आपके घर में एक बड़ा सा अलमीरा है, आपको वन रूम से, ये वन रूम है, इसको आपने सेकंड रूम में शिफ्ट करना है। तो आप क्या करोगे? आप इसके ऊपर फोर्स लगाओगे। ठीक है, आप इसके ऊपर फोर्स लगाओगे। तो जब आपने फोर्स लगाई तो ये अलमीरा फर्स्ट रूम से सेकंड रूम में शिफ्ट कर गई। तो कहने का मतलब है कि जो है आपने इसके ऊपर वर्क किया, फोर्स। फोर्स मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन का मतलब जब आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हो तो इस बॉडी का भाग जो है वेट भी होता है। तो ये जो है एक्सेलरेट करती है, एक्सेलरेट मतलब मोशन करती है। मतलब कहने का सिंपल लफ्ज में ये कह सकते हो कि किसी भी बॉडी के ऊपर जब आप फोर्स लगाते हो तो वो मूव करती है, तो उसका मतलब वो एक्सेलरेट की, दिस इज एक्सेलरेशन। ओके, दिस इज एक्सेलरेशन। अब देखो सबसे पहले है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है। इफ ए फोर्स हैज टू बी अप्लाइड एन ऑब्जेक्ट टू प्रोड्यूस मोशन, मतलब जब आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हो तो वो आगे की तरफ मूव करती है।
मूव करती है उसको क्या बोलते हैं, मोशन। दोबारा सुनो, जब भी आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाओगे तो वो मोशन करेगी, वो मूव करेगी। जैसे सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, जैसे आप क्रिकेट के मैदान में, जैसे आप क्रिकेट खेलते हो तो आप क्या करते हो, बॉल आती है तो उसके ऊपर फोर्स लगाते हो, बैट से फोर्स लगाई जाती है तो वो काफी डिस्टेंस कवर करती है, तो मतलब वो मोशन करती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। ओके, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। तो कहने का मतलब है कि जब किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई होता है तो वो मोशन जो है तय करती है। अब देखो, जब आप साइकिल चलाते हो तो साइकिलिस्ट हैज टू अप्लाई फोर्स ऑन ए पेडल। आप जब साइकिल के ऊपर फोर्स लगाते हो, फोर्स कौन सी, आपके पैरों की फोर्स लग रही है, आपकी मस्कुलर फोर्स जो है पेडल के ऊपर लग रही है, तो साइकिल जो है कंटिन्यूसली मूव कर रही है। अब जैसे कार है, कार तभी मूव करेगी जब आप उसके अंदर पेट्रोल डालोगे। पेट्रोल इंजन प्रोवाइड द फोर्स, मतलब पेट्रोल डाला, वो फ्यूल का काम किया। पेट्रोल ने कौन सा काम किया, फ्यूल। ठीक है। और जो इंजन है वो क्या करता है, फोर्स अप्लाइड करता है कार को मूव होने के लिए। आगे है टू मूव, हॉर्स कार्ट फोर्स, horse apply force by stretching its muscles, stretching its muscle. To move the boat ahead, force is applied by oar to push the water backward, the reaction of which move the boat ahead. इसमें आपको तीन चार एग्जाम्पल दिए हैं, मैं इसका ब्रीफ कर देती हूँ। एक एग्जाम्पल दिया है आपके साइकिल का, मैं दोबारा ब्रीफ करूंगी इसको, साइकिल का। दूसरा एग्जाम्पल दिया है कार इंजन का। दूसरा एग्जाम्पल है कार इंजन। थर्ड एग्जाम्पल है यहाँ पे हॉर्स कॉट। फोर्थ एग्जाम्पल है यहाँ पे बोट। अब देखो, साइकिल चलाते हो आप लोग, ठीक है, साइकिल चलाते हो आप, उसके ऊपर पैडल मारते हो। पैडल जब मारा जाता है तो साइकिल जो है आगे की तरफ मूव करती है। मतलब आपने जो फोर्स लगाई, कहाँ पे लगाई, पैडल के ऊपर। कहाँ पे लगा रहे हो, पैडल के ऊपर। ठीक है, पैडल पे फोर्स लगाने की वजह से साइकिल ने डिस्टेंस कवर किया। इसी तरह कार के अंदर जब फ्यूल डाला जाता है, फ्यूल किस में डालते हैं, कार इंजन में, जो कार का इंजन होता है। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी है तो बॉडी इंजन है, हमारी बॉडी क्या है, एक इंजन की तरह काम करती है। आप उसमें खाना डालते हो, खाना खाते हो, तो वो जो है आपकी बॉडी को एनर्जी देती है काम करने के लिए। इसी तरह कार का भी जो इंजन है उसमें फ्यूल डाला जाता है तो वहां पे फोर्स पैदा होती है, तो इसी वजह से कार जो है डिस्टेंस कवर करती है, मूव करती है। जैसे हॉर्स कार्ट है, हॉर्स कार्ट, ठीक है, तो ये जो है अपनी मस्कुलर फोर्स से कार्ट को खींचता है, तो यहाँ पे भी वो मस्कुलर फोर्स लगा रहा है। ठीक है, कहीं ना कोई फोर्स लग रही है। ओके। बोट, बोट जो है, बोट के ऊपर भी फोर्स लग रही है। जो उसका ओर होता है, ओर मतलब चप्पू, मतलब जिससे आप बोट को आगे की तरफ, पानी को पीछे की तरफ धकेलते हो, बोट आगे की तरफ मूव करती है। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल थी मोशन की एग्जाम्पल। तो कहने का मतलब है कि इन्होंने सिंपल लैंग्वेज में ये बोला कि जब आप किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हो तो वो आगे की तरफ मूव करेगी। ओके, मूव करेगी। लेकिन एक फोर्स ऐसी भी होती है, जैसे मान लो ये साइकिल का एग्जाम्पल लेते हैं। साइकिल, इसमें दो फोर्स काम कर रही होती है, एक पैडल के ऊपर कर रही होती है, एक सरफस के ऊपर। पैडल पे तो पुशिंग फोर्स लगाते हैं, और सरफस, ग्राउंड पे फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रही होती है। इसको क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। मतलब जब आप साइकिल चला रहे हो उस टाइम में दो फोर्सेस काम करती हैं। एक फॉरवर्ड फोर्स होती है जो चीजों को आगे की तरफ लेके जाती है, पुशिंग फोर्स। और एक जो है ग्राउंड फोर्स, ग्राउंड फोर्स मतलब फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, ये हमेशा, जैसे मान लो ये कोई साइकिल है, मैं सिंपल सा मेरी ड्राइंग पे मत जाना, दिल पे मत लेना, मैं सिंपल सा एग्जांपल दे रही हूँ।
यहाँ पे मान लो, यहाँ पे मान लो ये पैडल है, ठीक है, ये पैडल बनाया, ठीक है, ये पैडल बनाया, आपने इस पैडल को, पैडल के ऊपर फोर्स लगा रहे हो, इस पैडल के ऊपर फोर्स लगा रहे हो, ये जो ग्राउंड फोर्स है, ये ये जो है ग्राउंड सरफेस है, क्योंकि साइकिल जो है जमीन पे चलती है, तो ये जो पुशिंग फोर्स है, ये साइकिल को, जब आप साइकिल के ऊपर पैडल लगा रहे हो, तो ये फोर्स जो है आगे की तरफ साइकिल को लेके जाएगी। ओके, दिस इज पुशिंग फोर्स। ओके, एक फोर्स जो अगेंस्ट लगती है, मतलब अगेंस्ट फोर्स जिसको बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, तो इस अगेंस्ट मतलब फ्रिक्शनल फोर्स जो है हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है, इसी वजह से चीजें जो है थोड़ी देर बाद रुक जाती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगती है, फ्रिक्शनल फोर्स। जैसे आपने कभी देखा होगा, बॉल जो है, कोई बॉल है, आप इसको किक मारते हो, तो ये बॉल जो है रोल डाउन करती है, और आफ्टर सम टाइम ये जो है बॉल रुक जाती है। बॉल क्यों रुकी? क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स लग रही थी ये पुशिंग फोर्स है, आपने किक मारा, यहाँ पे फोर्स लगाई इसके ऊपर, आपने किक मारा, तो ये बॉल के ऊपर ये पुशिंग फोर्स हो गई, ये बॉल को आगे की तरफ मूव करा रही है, लेकिन इसके ऊपर ग्राउंड, क्योंकि बॉल जो है रोल कर रही है, तो यहाँ पे अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है। ओके, अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स वर्क कर रही है। जैसे सिंपल सा एक और एग्जांपल देती हूँ, जैसे आप लोग सारे बच्चे, कोई भी बच्चे, पर्टिकुलर बच्चे का नहीं बोल रही, जैसे आप लोग जो है पढ़ते नहीं हो, तो हमें भी फोर्स लगानी पड़ती है। ओके, दो फोर्सेस अलग काम करती है, तब जाके आप कहीं कुछ पढ़ते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सभी बच्चों को समझ आ गया होगा दो फोर्सेस कौन सी लगती है। एक लगती है टीचर की फोर्स, ठीक है, एक लगती है टीचर फोर्स, और सेकंड फोर्स लगती है पेरेंट्स। ओके, आर यू एग्री फॉर दैट? है, पेरेंट्स की फोर्स लगती है, मतलब टीचर जो है पेरेंट्स को कंप्लेंट करते हैं, टीचर भी बच्चों को बोलते हैं पढ़ लो, ठीक है, बच्चे फिर भी नहीं सुनते, और बाद में हमें पेरेंट्स को बोलना पड़ता है, तो फिर पेरेंट्स भी बोलते हैं, ये दो फोर्सेस काम करती है, तब जाके आपका कुछ थोड़ा बहुत रिजल्ट बनता है। ठीक है, अगर आप अपनी सिर्फ फोर्स लगाओ ना, तो रिजल्ट बहुत अच्छा बने, ठीक है, पर आप लोग करते नहीं हो। ठीक है, तो मतलब बच्चों के ऊपर भी दो तरह की फोर्स लगती है, एक लगती है टीचर फोर्स, दूसरी लगती है पेरेंट्स फोर्स, तब जाके बच्चे कुछ कुछ मतलब माइनर सा रिजल्ट देते हैं। ओके, तो इसका मतलब है आप अपनी फोर्स पे काम करो। ओके, चलो टॉपिक पे आते हैं, इंजॉयमेंट हो गया, अब टॉपिक पे आते हैं। ये देखो, बिफोर गैलीलियो, गैलीलियो एक साइंटिस्ट थे, द साइंटिस्ट हैज ए व्यू दैट फोर्स इज नीडेड टू कीप एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। गैलीलियो साइंटिस्ट ने ये बोला कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हमें उसके ऊपर फोर्स लगानी पड़ती है, लेकिन एन ऑब्जेक्ट रिमेन इन मोशन एज लॉन्ग एज द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड टू प्रोड्यूस मोशन रिमेन प्रेजेंट। दोबारा देखो, एन ऑब्जेक्ट रिमेन इन मोशन so long as the external force applied to produce motion remain present, force is continuously needed to keep the body move. This view was based on the observation that the motion of a body ceases when the force is withdrawn। कहने का मतलब सिंपल लैंग्वेज ये बताई है कि जैसे ही मैंने ये एग्जांपल लिया था साइकिल का, ओके, हमने बोला कि हमने साइकिल के ऊपर फोर्स लगाई, तो पैडल के ऊपर फोर्स लगाई, अगर मैं यहाँ पे ये फोर्स हटा देती हूँ, ये वाली फोर्स हटा देती हूँ, तो यू विल नोटिस दैट ये साइकिल रुक जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब है किसी भी बॉडी को यूनिफॉर्म वेलोसिटी में रहने के लिए लगातार फोर्स लगानी पड़ती है। ओके, इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू?
ठीक है, यस और नो में रिप्लाई करो सभी बच्चे। राघव, हरमन, राघव, हरमन, कन्निका, हरी, आगे चले करें इसको। ओके, अब देखो यहाँ पे है कि जो साइकिल है, तो आगे भी एग्जाम्पल दे रखा है वापस साइकिल का। इसमें ये बोल रखा है कि अगर आप किसी साइकिल के लगातार मूव कराते हो, उसके ऊपर आप फोर्स अप्लाई करते हो, तब जाके कहीं जो है साइकिल जो है आगे की तरफ मूव करती है। सिमिलरली इफ वी पुट ऑफ द इंजन ऑफ ए कार, जैसे मान लो कार चल रही है, आपने उसका इंजन बंद कर दिया, तो दैट मीन कार रुक जाएगी। ठीक है, दैट मीन कार रुक जाएगी। ओके, अगर मान लो आप कार पे जा रहे हो, ठीक है, आपने जो है कार को इंजन बंद किया, कार रुक गई। जैसे आप बाइक चला रहे हो या स्कूटर चला रहे हो, अगर आप उसका इंजन बंद कर देते हो, तो कार और जो स्कूटर और बाइक जो है चलना बंद कर देते हैं। तो जो वहां पे फोर्स किसकी लग रही है? कार इंजन, सॉरी, जो आप अगर स्कूटर चला रहे हो तो स्कूटर इंजन की फोर्स लग रही है, अगर आप कार चला रहे हो तो कार इंजन की फोर्स लग रही है। द हॉर्स कार्ट एज द हॉर्स स्टॉप मूविंग, अगर हॉर्स चलना बंद कर दे तो जो है जो हॉर्स कार्ट है वो रुक जाएगा। इसी तरह अगर आप उसका जो है बोट का चप्पू चलाना बंद कर दो तो जो है बोट रुक जाएगी। तो गैलीलियो डिड नॉट अप्रूव द Galileo did not approve the above view. From his experiment, he found that no force is needed to continue the motion of a body. If a body is set in a motion, it will remain, यहाँ पे important है, motion even if the force is applied to set the body in motion is withdrawn, provided that there is no force of friction opposing the motion. इसका कहने का मतलब ये है, गलीलियो ने इसको बोला कि डिड नॉट अप्रूव द अबव व्यू, उन्होंने उस व्यू को नहीं माना। उन्होंने बोला कि अगर हम फ्रिक्शनल फोर्स ही खत्म कर दें, मैंने आपको क्या बोला, देखो आपकी जो साइकिल और जहाँ बॉल जो है आफ्टर सम टाइम मूविंग के बाद रुक जाती है, उसका मेन रीजन क्या है? ये फ्रिक्शनल फोर्स। अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स को हम खत्म कर दें, ठीक है, तो ये बॉडी जो है लगातार मूव करती है। ये बॉडी जैसे ये बॉल है, अगर मान लो यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, आपने किक मारा, तो ये कंटिन्यूसली मूव करती रहेगी, रुकेगी नहीं। जैसे आपने देखा होगा आइस सरफेस, जहाँ पे बर्फ होती है, ठीक है, बर्फ पे हम बड़ी आसानी से पिघलते हैं, सॉरी फिसल जाते हैं। ओके, पिघलते नहीं, टंग जो है स्लिप कर गई, ठीक है, आपने उस पे नहीं जाना। आपने जो है जैसे आइस सरफेस है, आपने स्कूटर चलाया या कार चलाई, जहाँ वहां पे आप पैदल भी चलते हो तो स्लिपरी का चांस, मतलब फ्रिक्शन जो है कम हो जाती है, तो इस वजह से वो चीजें फिसलती हैं, लगातार मूव करती रहती है। जैसे आपने कई बार किया होगा, जैसे आप कैरम बोर्ड खेलते हो, तो कैरम बोर्ड के अंदर जब आप वो थोड़ा रफ हो जाता है तो हम उसके ऊपर पाउडर डालते हैं। तो पाउडर क्या काम करता है? वहां पे फ्रिक्शन को कम करता है, तो वहां पे स्ट्राइकर जो है बड़ी इजीली मूव कर जाता है। ओके, ये सेकंड एग्जांपल है पाउडर का, पाउडर फ्रिक्शन कम करता है। ओके, एक और एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे हम घर में टाइल्स लगवाते हैं या मार्बल लगवाते हैं, ओके, आपने देखा होगा अगर तो टाइल सरफेस है तो वो स्लिपरी होता है, आपका पैर फिसल जाता है बड़े आराम से। लेकिन जो मार्बल होता है, दिस इज ए रफ, मोस्टली घरों में मार्बल लगाया जाता है। ओके, मोस्टली घरों में मार्बल लगाया जाता है, रफ सरफेस यूज किया जाता है। लेकिन टाइल भी यूज करते हैं, लेकिन टाइल जो है स्लिपरी होती है, ये इससे पैर फिसल जाता है। जैसे आपने देखा होगा सीढ़ियां, जो हमारी जो स्टेयर्स हैं, उनमें जो है फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें अगर कम कर दोगे ना तो आप सीढ़ी से फिसल सकते हो। ठीक है, वो होता है फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन, अगर मैंने आइस सरफेस का एग्जांपल दिया है,
अगर आपके पास जैसे यहाँ पे आइस सरफेस है, अगर आप यहाँ पे बॉल को मूव करोगे तो ये जो है लगातार मूव करेगा, ठीक है, यहाँ पे लगातार मूव करता रहेगा। तो गैलीलियो ने ये बोला कि अगर आप जो है फ्रिक्शनल फोर्स को खत्म कर देते हो तो ये जो है आगे मूव करता रहेगा। आगे देखो, फ्रॉम आवर एवरीडे लाइफ एक्सपीरियंस वी नो दैट साइकिल डज नॉट स्टॉप एट वंस as we stop paddling, but it move a certain distance before coming to rest. If friction of force between the moving part of the cycle is reduced, अगर हम force of friction को कम कर दें तो by proper oiling and if it is moving on a smooth road it travel comparatively a much longer distance before coming to rest after paddling is stopped। ठीक है, आगे इसमें इतना ज्यादा कुछ नहीं, आगे एग्जाम्पल शुरू होंगे इसके। इफ somehow it would have been possible to avoid the force of friction completely, the cycle would have remained moving forever on stopping the paddling। अगर आप पैडल मारना भी बंद कर देते हो तो तब भी वो साइकिल जो है मूव करेगा। जैसे आपने देखा होगा, जैसे हम स्लोप सरफेस यूज करते हैं, कौन सा सरफेस? स्लोप सरफेस। जैसे आप शिमला जाते हो तो जब शिमला यहाँ से जाया जाता है, ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमें जो है स्पीड बढ़ानी पड़ती है, स्पीड को इंक्रीज करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, स्लोप ये होता है, दिस इज ए स्लोप। अगर आप ऊपर की तरफ जा रहे हो तो आपको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ता है, अगर ऊपर से नीचे आ रहे हो तो यहाँ पे फोर्स कम लगती है, ठीक है। आप इजिली जो है साइकिल आपका मूव करता रहता है। ओके, जैसे आपने देखा होगा ये बच्चों का झूला भी होता है एक, ठीक है, ग्राउंड में ये झूला लगाया जाता है स्लाइड। अगर बच्चे यहाँ से ऊपर की तरफ चढ़ते हैं तो उनको मुश्किल होती है, लेकिन जब ऊपर से आते हैं तो बड़ी स्पीड से नीचे ग्राउंड की तरफ आते हैं, ठीक है। इट इज कंक्लूडेड दैट एब्सेंस ऑफ, अब देखो एब्सेंस, क्योंकि मैंने बोला दो फोर्सेस काम करती हैं, एक है फ्रिक्शनल फोर्स और एक पुशिंग फोर्स जो आपको पुश कर रही है आगे की तरफ। ये अगर खत्म कर दें, ठीक है, इसको नहीं खत्म करना, इसकी वजह से तो चीजें चल रही हैं, लेकिन इसको अगर खत्म कर दूं, फ्रिक्शनल फोर्स को फ्रिक्शन कम कर दें, तो यहाँ पे आ जाएगा आफ्टर ब्रिंगिंग एन ऑब्जेक्ट इन मोशन नो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप इट मूविंग। मतलब एक बार जैसे आपने पैडल लगा दिए तो ये जो है अपने आप चीजें जो है आगे की तरफ मूव करती जाएंगी, दोबारा दोबारा आपको फोर्स लगानी नहीं पड़ेगी। जहां हम कह सकते हैं एन ऑब्जेक्ट इफ वन सेट इन मोशन मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ नो फोर्स एक्ट ऑन इट, ठीक है। द बॉडी कंटिन्यूस इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, अगर वो क्या कहते हैं मोशन में है तो मोशन में रहेगी। करते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा, ये देखो, बॉडी कंटिन्यूज टू बी स्टेट ऑफ रेस्ट और इन द स्टेट ऑफ मोशन, मतलब अगर बॉडी कोई रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, अगर कोई बॉडी इफ बॉडी इन मोशन तो ये मोशन में ही रहेगी। ओके, तो इसको बोला जाता है unless an external force is applied on it, this called the Galileo law of inertia, इसको बोला जाता है गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया। अब देखो यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकला कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, फर्स्ट पॉइंट देखो, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी अनलेस ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, ठीक है। इफ ए बॉडी इज मूविंग इन इट विल कंटिन्यू टू मूव विद द सेम वेलोसिटी इन द सेम डायरेक्शन अनलेस ए फोर्स इज अप्लाइड, मतलब मान लो आपने फोर्स इस तरफ लगाई तो बॉडी भी इस तरफ मूव करेगी, ठीक है, ये बॉडी इधर आ जाएगी।
तो यहाँ पे आपके पास जो आया न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ने ये बोला कि अगर आप कोई भी बॉडी अगर वो रेस्ट में है, रेस्ट में रहेगी, अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहेगी और सेम डायरेक्शन विद सेम वेलोसिटी में चलेगी। मतलब अगर ये बॉडी है कोई, ये मूव फोर्स लगाई हमने, ये इस तरफ जा रही है, डायरेक्शन इसकी ये है, इस तरफ मूव कर रही है तो इसी तरफ जाएगी, ठीक है, अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। अब देखो आगे है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, टू पार्ट्स, एक इनर्शिया और एक फोर्स के ऊपर। डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया का मतलब है कि अकॉर्डिंग टू एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट चेंज इट्स प्रेजेंट स्टेट बाय इटसेल्फ, वो अपनी पोजीशन अपने आप चेंज नहीं कर सकता। जैसे फॉर एग्जांपल आप जो है टेबल पे बैठ के पढ़ रहे हो, ठीक है, ये आपका टेबल है, टेबल के ऊपर आपने कोई जो है मान लो ये बॉल रखी हुई है फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये टेबल है, टेबल के ऊपर आपने बॉल रखी है, चाहे आप इसको जो है 4 दिन पड़ी रहने दो, अगर 4 डे तक आप इसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते तो ये बॉल यहीं पड़ी रहेगी। क्यों? क्योंकि अब अगर आप इसको जो है बॉल को उठाओगे नहीं तो बॉल अपने आप तो उठेगी नहीं। जैसे आप सिंपल सा एक और एग्जांपल देती हूँ, जैसे आप अपने स्टडी टेबल के ऊपर बुक्स रख देते हो, ठीक है, तो आप अपने आप तो सेट करते नहीं, जहाँ उठाते नहीं, आपकी मम्मी उठाते हैं या कोई और उठाता है, तो उन्होंने भी तो कोई फोर्स लगाई ना, तो वो कौन सी फोर्स है? मस्कुलर फोर्स। कौन सी फोर्स लगी? मस्कुलर। तो इससे आपको ये सीखने को मिला कि जब आप किसी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाते तो वो वही रह जाएगी। मान लो ये बॉल है, बॉल के ऊपर मैंने कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई, मतलब बस अपने हाथों से कोई भी फोर्स नहीं लगाई, तो ये बॉल टेबल पे ही पड़ी रहेगी। जैसे आप कई बार देखा होगा, हम घर में वॉच रखते हैं, एक पोजीशन फिक्स होती है, जब तक हम नहीं उठाते तब तक वो वहीं पड़ा रहता है, ठीक है, जब हम उसकी पोजीशन चेंज करते हैं तब वो जाके चेंज होता है। क्यों? क्योंकि उस पे हमारी मस्कुलर फोर्स लगी है। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? ठीक है, आपकी बुक का एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये देखो मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ, ये रहा कि अगर आपके टेबल टॉप के ऊपर कोई बुक पड़ी हुई है, ठीक है, लेइंग ऑन ए टेबल टॉप विल रिमेन प्लेस एट इट प्लेस अनलेस it is displaced. Similarly, ball rolling in a horizontal plane keep on rolling unless the force of friction between the ball and the plane stop. Okay, is this clear? इसमें प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय वर्चू विच इट नीदर चेंजेस इट्स प्रेजेंट स्टेट, मतलब जैसे ये मैंने एग्जांपल दिया था, ये इसकी प्रेजेंट स्टेज है, ठीक है, ये बॉल टेबल के ऊपर है, जहाँ बुक टेबल के ऊपर है, दिस इज ए प्रेजेंट स्टेज। अगर आप इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगाते, ठीक है, virtue of which is neither changes its present state or not its length to change tend to change the present state is called inertia, ठीक है, inertia। आगे देखो डेफिनेशन ऑफ ए फोर्स, second part of the Newton first law define the force according to which force is the external cause which can move a stationary object or which can stop a moving object। मतलब ये जो फोर्स है मैं आपको बताती हूँ, ये देखो फोर्स है, इसमें एक्चुअल में होता क्या है, मान लो ये बॉडी जो है कोई बॉल है, आपने इसके ऊपर फोर्स लगाया, ठीक है,
ये बॉल यहाँ पड़ी थी, ये इसकी प्रेजेंट पोजीशन थी। प्रेजेंट पोजीशन, प्रेजेंट पोजीशन का मतलब दिस इज ए रेस्ट पोजीशन। यहाँ पे बॉल रखी हुई थी, आपने उसके ऊपर किक मारी, मतलब फोर्स लगाई, अपनी बॉडी से उसके ऊपर फोर्स लगाई, ये बॉल जो है आगे मूव कर गई। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अगर किसी भी बॉडी के ऊपर आप जो है फोर्स लगाते हो, तो आप उसको रेस्ट से मोशन में ला सकते हो, या मोशन को रेस्ट में ला सकते हो। ठीक है, जैसे आप क्रिकेट खेलते हो, तो आपने देखा होगा जब आप बॉल को जैसे बैट की फोर्स से मूव करते हो, तो आप अगर बॉल को कैच कर लेते हो, ठीक है, बॉल को कैच कर लेते हो, तो वो क्या हो गया, आपने मोशन में थी बॉल, उसको जो है रोक दिया, रेस्ट। ठीक है, उसको रेस्ट पोजीशन पे ले आए। अगर मान लो कोई बॉडी रेस्ट में थी, जैसे ये बॉल का एग्जांपल दिया, बॉल का एग्जांपल जो है यहाँ पे बॉल का एग्जांपल दिया, तो जब आपने इसको किक मारी, तो ये बॉल आगे की तरफ मूव करेगी। तो ये कहने का मतलब रेस्ट पोजीशन से आप जब भी किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाओगे, आप उसकी रेस्ट को मोशन में कन्वर्ट कर सकते हो, और मोशन से उसको रेस्ट में ला सकते हो। मोशन से आप उसको रेस्ट में ला सकते हो। ठीक है, इज दिस क्लियर? एग्जाम्पल देखो, a book laying on a table get displaced from its place when it is pushed. A moving bicycle stop when force is applied by brakes on its wheel. जैसे मान लो कोई साइकिल चला रहे हो, आप साइकिल जो है मूव कर रहे हो, ठीक है, आप जैसे ही साइकिल रोड से बाहर निकले, आगे जो है आपके सामने कार आ गई, तो आपने क्या किया, अपने साइकिल के ऊपर क्या लगाया, ब्रेक लगाई। ठीक है, आपने ब्रेक अप्लाई किया, तो साइकिल जो है रुक गया। ठीक है, ब्रेक जो है व्हील के ऊपर होती है। ओके, ब्रेक कहाँ होती है, व्हील के ऊपर। जब आप ब्रेक अप्लाई करते हो तो बॉडी रुक जाती है। अब साइकिल कौन सी थी, मोशन पोजीशन में थी, आपने ब्रेक अप्लाई किया तो बॉडी किस में आ गई, रेस्ट में। तो इसमें ये बोला कि जब आप फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई करते हो, तो वो क्या होता है, साइकिल जो है आगे की तरफ मूव कर जाती है। ठीक है, अगर ब्रेक लगाते हो तो वो रुक जाएगी, अगर फोर्स लगाते हो तो आगे की तरफ मूव कर जाएगी। तो कहने का मतलब ये निकला कंक्लूजन कि जब हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं, जहां तो हम उसको रेस्ट से मोशन में ला सकते हैं, जहां मोशन से रेस्ट में आ सकती है। ठीक है, अब एक और चीज बताती हूँ, यहाँ पे जो लाइनें लिखी हुई हैं, जो फोर्स है, एक मिनट में अगले पेज पे आ गई। अभी लिखो इसमें, जो मैं आपको कुछ लाइनें बता रही हूँ, आप उसको नोट कर सकते हो। अब देखो, आप कुछ लाइनों को नोट कर सकते हो, यहाँ पे है, जैसे हमने बोला कि ये कोई बॉल है, दोबारा कर दो, यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे कोई बॉडी है, आपने इसके ऊपर फोर्स लगाई, ठीक है, जिस तरफ फोर्स लगाई बॉडी ने भी उसी तरफ मूव करना शुरू कर दिया। ठीक है, बॉडी की पोजीशन क्या थी, ए थी, और बॉडी कहाँ आ गई, बी पोजीशन पे। ठीक है, बॉडी ने मूव किया, ये उसने डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, इतना डिस्टेंस कवर किया। अब ये जो बॉडी है, कोई भी बॉडी है, उसका मास होगा, और यहाँ पे ये एक्सेलरेशन, तो इसका रिजल्ट होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ये रिजल्ट आप यूज करोगे न्यूमेरिकल में, F इक्वल टू एम ए। तो F मतलब फोर्स, M मतलब मास, A फॉर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब मोशन, आगे जो है मूव करी। दिस इज ए एक्सेलरेशन, मास एंड फोर्स। अब देखो जो फोर्स है, फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी।
वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसमें, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी गिवन होती है। डायरेक्शन इज गिवन, ओके, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी गिवन है। तो फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। जैसे मान लो यहाँ पे मैच चल रहा है, तो यहाँ ये मान लो नेट है, ठीक है। अब ये तो है नहीं कि आप जो है इस तरफ इसको बॉल को फेंकोगे, आपकी पोजीशन क्या होगी, इस तरफ। मतलब आपको बोला जाएगा कि ये नेट है, आपने बॉल को यहाँ से नेट की तरफ फेंकना है, तो आपको डायरेक्शन गिवन है, ठीक है, दिस इज ए डायरेक्शन, ठीक है। बीच में डिस्टेंस होएगा, वो होता है मैग्नीट्यूड, ठीक है, वो क्या होता है मैग्नीट्यूड, कि कितना डिस्टेंस है। जैसे मान लो मैंने ये बोला कि ये नेट है, ठीक है, आप ग्राउंड में खेलते हो, तो बॉल आपको नेट की तरफ फेंकनी होती है। तो ये तो नहीं करते कि अगर नेट इधर है तो बॉल आप इस तरफ डायरेक्शन में फेंक रहे हो, ठीक है। तो मतलब इसमें आपको बोला गया कि ये बॉल को आप जो है इस तरफ फेंको, नेट की तरफ, ठीक है। तो डायरेक्शन इज गिवन और बीच में डिस्टेंस होता है, उसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड, ठीक है। इसमें है कि दो, द सम ऑफ, एक लाइन और लिखी हुई है यहाँ पे, द सम ऑफ, द सम ऑफ टू equal and opposite force, equal and opposite force is zero, zero। मतलब F1 इक्वल टू माइनस F2। तो यहाँ पे ये जो है, a body acted upon several forces can also have the resultant net force on, जो नेट फोर्स होगी, मतलब देखो, मान लो ये बात कर रहे हैं नेट फोर्स की, मैं बताती हूँ क्या होता है। नेट फोर्स का मतलब है, मान लो ये बॉल थी, आपने इसके ऊपर फोर्स लगाई, तो ये बॉडी आगे की तरफ मूव करी, एक्सलरेट करी। अगर नेट फोर्स इज जीरो, अगर नेट फोर्स जीरो है, तो जो है एक्सलरेशन, नेट एक्सलेशन भी जीरो होगा। मतलब अगर आप फोर्स ही नहीं लगाओगे तो ये बॉडी मूव ही नहीं करेगी। अगर आप कोई फोर्स लगा रहे हो तो ये बॉडी आगे की तरफ मूव करते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर नेट फोर्स जीरो है तो नेट एक्सलेशन भी जीरो होगा। ओके, समझ आ गया? इतना इतना समझ आया कि नेट फोर्स क्या होता है? सिंपल लफ्जों में सीख सकते हो कि अगर आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स ही नहीं लगा रहे तो वो कैसे मूव करेगी, आगे करेगी मूव? अगर आपने कार का इंजन ऑन ही नहीं किया तो आप सोचो कि कार चल जाए, तो कार चलेगी? ओके, दिस इज कॉल्ड नेट फोर्स, दिस इज कॉल्ड नेट फोर्स। अब देखो, मास एंड इनर्शिया, इसमें कुछ रूल है। मास ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब मान लो मेरे पास यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे कोई, ये कोई पहाड़ी टाइप है, पत्थर है कोई, जहाँ इसको स्टोन बोल लो, स्टोन है। और यहाँ पे मेरे पास एक बॉल है, फुटबॉल, फुटबॉल है। ये ए है, ये बी है। पहले तो मेरे को ये बताओ, दोनों में से मास किसका ज्यादा होगा, ए का कि बी का? मेरे को ये बताओ, मास किसका ज्यादा होगा, ए का कि बी का? फुटबॉल का ज्यादा होगा कि स्टोन का ज्यादा होगा? मास,
ए का ज्यादा होगा। ए मास ऑफ ए ग्रेटर देन मास ऑफ बी। मास ऑफ बी, मास ऑफ ए ग्रेटर देन मास ऑफ बी, तो कहने का मतलब स्टोन मास ऑफ स्टोन ग्रेटर देन मास ऑफ फुटबॉल। ठीक है, मास ऑफ फुटबॉल। मान लो फॉर एग्जाम्पल एक लोडेड ट्रॉली है, लोडेड ट्रॉली जिसमें कोई सामान भरा हुआ है। लोडेड ट्रॉली है, एक तरफ कार है। ठीक है, मेरे को ये बताओ इन दोनों में से मास किसका ज्यादा होगा? इसमें से मास किनका ज्यादा होगा? एक लोडेड ट्रॉली है और एक तरफ कार है, दोनों का दोनों में से किसका वेट ज्यादा होगा? जल्दी भी जल्दी। यस, तो मास ऑफ लोडेड ट्रॉली ग्रेटर देन मास ऑफ कार। ओके, एक और एग्जांपल से क्लियर करते हैं। लोडेड ट्रक और बस, दोनों में से मास किसका ज्यादा है? ओके, तो ए ग्रेटर देन मास ऑफ ए ग्रेटर देन मास ऑफ बी। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ, मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। आपके पास यहाँ पे एक क्रिकेट बॉल है, एक क्रिकेट बॉल है और एक टेनिस बॉल है। एक टेनिस बॉल है। ठीक है, दो बॉल है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम इनके ऊपर, दोनों के ऊपर इक्वल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। इक्वल फोर्स अप्लाई, इक्वल फोर्स। ठीक है, मतलब क्रिकेट बॉल है, टेनिस बॉल है, इन दोनों के ऊपर इक्वल फोर्स अप्लाई करी इन सेम टाइम, सेम टाइम। तो मेरे को ये बताओ इन दोनों में से रोकना किसको आसान है, टेनिस बॉल को कि क्रिकेट बॉल को? थिंक अबाउट दैट। क्रिकेट बॉल है और टेनिस बॉल है, इन दोनों में से रोकना किसको आसान है? ध्यान से सोचो। अब देखो, समझो इसको पहले। ये देखो, क्रिकेट बॉल और टेनिस बॉल। ठीक है, अब जो क्रिकेट बॉल है, क्रिकेट बॉल जो है और एक टेनिस बॉल है। अब देखो हैवी कौन है, क्रिकेट बॉल के टेनिस बॉल? फटाफट जवाब दो। क्रिकेट बॉल, इन दोनों में से पहले हैवी कौन है?
टेनिस बॉल और क्रिकेट बॉल। क्रिकेट बॉल हैवी है और दिस इज ए लाइटर, दिस इज ए लाइटर। ओके, हैवी बॉल कौन सी है? ये। अब देखो, अगर मैं इन दोनों में से जिनको रोकना पड़े तो इसको ज्यादा फोर्स लगेगी रोकने के लिए, क्रिकेट बॉल को। ठीक है, मतलब इसको जो है क्रिकेट बॉल को थोड़ा मुश्किल हो जाता है रोकना, एज कंपैरेटिव टू टेनिस बॉल, एज कंपैरेटिव टू टेनिस बॉल। और ये जो क्रिकेट बॉल है, ठीक है, इसकी जो वेलोसिटी है ये स्मॉलर वेलोसिटी है, और इसकी जो वेलोसिटी है वो ज्यादा है, टेनिस की ग्रेटर वेलोसिटी। ठीक है, तो कंक्लूजन इज दैट, इसमें मास और इनर्शिया में कंक्लूजन ये निकला कि अगर मास ज्यादा होगा, ग्रेटर द मास, ग्रेटर द मास, तो ग्रेटर द इनर्शिया, ग्रेटर इनर्शिया। ठीक है, अगर जो है ग्रेटर द मास, ग्रेटर द इनर्शिया, इससे कंक्लूजन ये निकला कि अगर जो लाइटर बॉडी है, जो लाइटर बॉडी है, लाइटर बॉडी है, ठीक है, और एक तरफ हैवी बॉडी है, अगर आपको पूछा जाए कि इन दोनों में से जो है ग्रेटर इनर्शिया किसका है और लेस किसका है, तो ये लाइट बॉडी जो है, लाइटर बॉडी जो है, इसका जो है लेस इनर्शिया है, और इसका जो है लार्जर इनर्शिया है। इसका क्या है? लार्जर इनर्शिया। लाइटर बॉडी का लेस इनर्शिया है, हैवी बॉडी का लार्जर इनर्शिया है। ठीक है, तो अब जो है डेफिनेशन लिखो। विच इट हैज by virtue of virtue by, of which it has a tendency, इसमें एक टेंडेंसी होती है टू resist to resist the change in its state of rest or state of motion, state of motion। कह सकते हो कि जो इनर्शिया है वो डिपेंड करता है मास के ऊपर। ठीक है, इनर्शिया किसके ऊपर डिपेंड करता है? मास के ऊपर। अगर किसी बॉडी का मास ज्यादा होगा तो उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा, अगर किसी बॉडी का मास कम होगा तो उसका इनर्शिया भी कम होगा। ओके, अब देखो आपकी बुक पे कुछ एग्जांपल कराती हूँ जो रीजनिंग आती है आपको पेपर में। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये रीजनिंग में आएंगे आपको। काइंड ऑफ इनर्शिया एंड इट्स एग्जांपल एज इलस्ट्रेशन ऑफ फर्स्ट लॉ। ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन। इसमें बोला है कि अगर बॉडी कोई रेस्ट में है तो वी विल इट विल कंटिन्यू टू रिमेन रेस्ट अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, मतलब बॉडी तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक आप उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते। दिस प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी इज कॉल्ड
इनर्शिया ऑफ रेस्ट, उसको क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, व्हेन ए ट्रेन सडनली स्टार्ट, ट्रेन जो है अगर अचानक स्टार्ट हो जाती है, स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड, आगे की तरफ चलना शुरू करती है, तो पैसेंजर स्टैंडिंग इन द कंपार्टमेंट टेंड टू फॉल बैकवर्ड, मतलब जो पैसेंजर अंदर खड़े हैं कंपार्टमेंट के अंदर, तो वो पीछे की तरफ गिरते हैं। कहने का मतलब ये है, मतलब ये दोबारा सुनो, इसमें ये बोला कि अगर कोई ट्रेन अचानक आगे की तरफ चलना स्टार्ट कर देती है, तो जो पैसेंजर जो है खड़े होते हैं कंपार्टमेंट के अंदर, वो पीछे की तरफ गिरते हैं। तो इसका रीजन क्या है, जो उनकी लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी है पैसेंजर की, वो जो है ट्रेन के कांटेक्ट में होती है, पैर जो है ट्रेन के अंदर जमीन के ऊपर, ट्रेन की जमीन के ऊपर होता है। समझ आया? पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द पैसेंजर इज इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद द ट्रेन, ट्रेन के साथ वो क्लोज कॉन्टेक्ट बनाते हैं। ट्रेन स्टार्ट मूविंग, जब ट्रेन चलना स्टार्ट करती है, तो जो उनकी लोअर पार्ट ऑफ द पैसेंजर है, बॉडी शेयर द मोशन, but upper part of the part due to inertia of rest cannot share the motion simultaneously and remain at rest। मतलब कहने का समझो, जब हम खड़े थे ट्रेन के अंदर, इमेजिन करो इस सिचुएशन को, जब हम ट्रेन में खड़े हैं, ठीक है, ट्रेन आगे की तरफ चलना स्टार्ट कर देती है, हमारी बॉडी थी रेस्ट पोजीशन में, ठीक है, हमारे पैर जो है ट्रेन के सरफेस के कांटेक्ट में है, क्लोज रिलेशन बनाते हैं, तो मोशन ने आपके लोअर पार्ट जो है, बॉडी के लोअर पार्ट मतलब लेग्स को मोशन शेयर कर दी, लेकिन जो आपकी ऊपर वाला पार्ट था वो रेस्ट में रहने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से हम पीछे की तरफ गिरते हैं। द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी मूव द हेड एंड द अपर पार्ट लेफ्ट बिहाइंड ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड पैसेंजर टेंड टू फॉल बैकवर्ड, तो वो बैकवर्ड में गिरता है, पीछे की तरफ गिरता है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल, ये रीजनिंग क्वेश्चन है, पक्का आएंगे इसमें से, ठीक है, इसमें और कुछ खास नहीं है, बस इसको रीजनिंग आनी चाहिए आपको। जैसे मान लो हम घर में सफाई करते हैं, तो हमने कारपेट साफ करना होता है, तो बेस्ट वे होता है, आपने देखा होगा अपने घरों में भी, जब आपके मम्मा जो है कारपेट साफ करते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक स्टिक लेते हैं, स्टिक से जो है डस्ट पार्टिकल झाड़ते हैं। ओके, मतलब जो कारपेट के अंदर डस्ट होता है उसको निकालना होता है। सेम वे वो आपके साथ भी होता है, जब आप बिल्कुल नहीं पढ़ते, तो आपकी मम्मा जो है स्टिक लेती है, तो आपके जो बैड जर्म्स होते हैं उनको भी स्टिक के थ्रू निकाला जाता है। ओके, समझ आया कुछ? समझ आया? जब आप पढ़ते नहीं हो, तो पढ़ाने का तरीका बेस्ट होता है पेरेंट्स का, फिर हाथ में डंडा लेते हैं और जो जर्म्स आपके बिखरे होते हैं ना, उनको इकट्ठा करते हैं। ओके, इसी तरह ये जो डस्ट पार्टिकल निकालने के लिए ये प्रोसीजर यूज किया जाता है। कारपेट को लटका दिया जाता है हैंग करके, उसके ऊपर जो है स्टिक जो है उससे बीटन किया जाता है, तो डस्ट पार्टिकल नीचे की तरफ गिर जाते हैं। ओके, तो देखो, the reason is that part of the carpet where the stick strike come in a motion। जब आप उसको जो है स्टिक मारते हो, तो जो है पार्ट ऑफ द कारपेट वो मोशन में आ जाता है, बट जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो सेटल रहने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से द स्टेट ऑफ रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट पार्ट ऑफ द कारपेट मूव अहेड, कारपेट जो है मूव करता है विद द स्टिक, लिविंग बिहाइंड द डस्ट पार्टिकल विच फॉल ऑन ड्यू टू द अर्थ पुल। देखिए सेकंड एग्जांपल ये भी दे सकती हूँ, जैसे आपने के घर के बाहर पायदान रखा होता है, तो आप क्या करते हो, उस पायदान को दीवार के साथ स्टक करते हो, तो यू विल नोटिस दैट सारे डस्ट पार्टिकल नीचे आ जाते हैं ग्राउंड के ऊपर। ठीक है, अगर नहीं किया कभी तो करके देखना, आपके घर में जो है पायदान होगा, आप उसको दीवार के साथ हिट करना, तो यू विल नोटिस दैट कि डस्ट पार्टिकल जो है नीचे आ जाएंगे, जो नीचे गिरे, कहने का मतलब गिरे तब क्योंकि वो उन्होंने अपने आप को रेस्ट में रखने की कोशिश करी है, लेकिन वो जब पायदान मोशन में आया, तो वो अपने आप को उसकी पोजीशन पे होल्ड नहीं कर पाए,
तो इसलिए वो नीचे गिर गए। जैसे थर्ड एग्जाम्पल है, अगर आप जैसे मान लो आजकल अगर आपको कोई आम का पेड़ दिख जाता है तो आप क्या करते हो, आम खाने के लिए आप उसकी जो टहनियों को नीचे की तरफ खींचते हो। ओके, उसकी टहनियों को नीचे की तरफ खींचते हो और उसको जोर से जर्क देते हो फ्रूट को नीचे लाने के लिए। तो जब आप जर्क मारते हो उसकी ब्रांचेस को, तो होता क्या है, ब्रांचेस तो शेक करती हैं, लेकिन जो फ्रूट है वो रेस्ट पोजीशन में होता है, तो वो अपने आप को रेस्ट में रखने की कोशिश करता है, लेकिन वो रेस्ट में रह नहीं पाता। ठीक है, क्योंकि ब्रांच हिल रही होती है, तो इसलिए फ्रूट जो है नीचे गिर जाता है, जो है अर्थ के ऊपर आ जाता है और ब्रांचेस जो है ऊपर चली जाती है। तो ये देखो, द रीजन इज दैट व्हेन स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ द ट्री आर शेकन दे कम इन ए मोशन। जब आप उसको शेक करते हो तो ब्रांचेस जो है मोशन करती है, while the fruit remain in the state of rest due to inertia of rest। अगर आपको पूछा जाए कि ये क्यों होता है, तो ड्यू टू inertia of rest the fruit get detached from the branches and fall down due to pull of gravity। ओके, एक और एग्जांपल बताती हूँ जो घर पे कर सकते हो आप। ये वाला एग्जांपल, ये देखो, on striking the coin at the bottom of the pile of carom coin with a sticker, this coin only move away while the rest of the pile remain at the original position। तो reason is that striker exert a force, striker पे आप force लगाते हो on the lowest coin, it move changes its state of rest while the rest of the pile remain as it place due to inertia of rest। ये एग्जाम्पल इस तरह का है। ये देखो, इसमें क्या है, एक गिलास लिया, ठीक है, गिलास के ऊपर जो है एक कार्डबोर्ड रखा, इसके ऊपर जो है कॉइन रख दिया। ठीक है, इसके ऊपर कॉइन रखा, आपने इस तरफ से इसके ऊपर जर्क लगाया, मतलब हल्का सा इसको जो है हॉरिजेंटली पुश किया, फ्लिक किया इसको। ठीक है, तो हुआ क्या, जब आपने इसके ऊपर फोर्स लगाई तो ये कार्डबोर्ड जो है नीचे वाला, ये आगे की तरफ चला गया। इसने अपने आप को, ये तो जो कार्ड है, ये वाला कार्ड जो है ये मोशन में आ गया, क्योंकि आपने इसको फ्लिक किया था यहाँ से, तो ये मोशन में आ गया। लेकिन ये कॉइन अपने आप को रेस्ट में रखने की कोशिश करता है, जिस वजह से ये गिलास के अंदर गिरता है। ये आप एक्सपेरिमेंट घर पे करके देख सकते हो, एक ये करके देख सकते हो, एक मैंने आपको पायदान वाला एग्जाम्पल दिया था, ये जो शेकिंग ऑफ जो है डस्ट पार्टिकल वाला, ये करके देख सकते हो। ओके, प्लांट वाला भी करके देख सकते हो। अब देखो, कार्ड वाला तो मैंने आपको समझा दिया है। आगे है inertia of motion, a body in a state of motion, a body in a state of motion possesses inertia of motion, it continue to be the state of motion with the same speed in a same direction in a straight line unless an external force is applied to change its state। This property of body is called inertia of motion। ठीक है, ये देखो, a cyclist riding along a level road does not come to rest immediately after he stop pedaling। ठीक है, उसका रीजन क्या है कि बाइसिकल कंटिन्यू टू मूव ड्यू टू inertia ऑफ मोशन इवन आफ्टर द साइक्लिस्ट स्टॉप पैडलिंग। जब आप साइकिल के ऊपर पैडल लगा रहे हो, तो अगर आप अपने पैर उठा भी लेते हो, फिर भी साइकिल थोड़ी देर जो है डिस्टेंस कवर करती है। वो किसकी वजह से करती है, ड्यू टू inertia ऑफ मोशन। रीजन क्या है, ड्यू टू inertia ऑफ मोशन, बट इट कम टू रेस्ट आफ्टर वर्ड एज ए रिजल्ट ऑफ रिटार्डिंग फोर्स। रिटार्डिंग फोर्स मतलब फ्रिक्शनल फोर्स, किसकी, ग्राउंड की। फ्रिक्शनल फोर्स इसके ऊपर काम कर रही है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर ऑफ द बाइसिकल एंड द ग्राउंड। आपको पूछा, ए साइक्लिस्ट राइडिंग अलोंग ए लेवल रोड डज नॉट कम टू रेस्ट इमीडिएटली, एकदम से साइकिल नहीं रुकती, आफ्टर ही स्टॉप द पैडलिंग। मतलब कोई साइकिलिस्ट है,
वो साइकिल को पैडल मार रहा है। आफ्टर दैट उसने कुछ टाइम बाद अपने पैर उठा लिए पैडल से, तो फिर भी जो है पैडल फोर्स ना लगाने के बावजूद भी साइकिल मूव कर रही है। तो रीजन इज दैट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। तो उसके ऊपर जो रिटार्डिंग फोर्स है, रिटार्डिंग एक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर ऑफ बाइसिकल एंड द ग्राउंड। दो फोर्सेस मैंने आपको पहले भी बताया है, ठीक है। अब देखो, व्हेन ए पैसेंजर जंप आउट ए मूविंग ट्रेन ही फॉल्स डाउन। ओके, ही फॉल्स डाउन। तो व्हेन ए पैसेंजर जंप आउट ए मूविंग ट्रेन ही फॉल्स डाउन। देखो, पहली बात तो ये काम करना ही नहीं चाहिए। ना तो मूविंग बस में से जंप लगाना चाहिए, ना ही मूविंग ट्रेन में से जंप लगाना चाहिए। इससे जो है आप जो है बस के कांटेक्ट में भी आ सकते हो, मतलब उसके नीचे भी आ सकते हो। इसका रीजन क्या है? इनसाइड द ट्रेन हिज कंप्लीट बॉडी वॉज इन ए स्टेट ऑफ मोशन। जब आप किसी ट्रेन में हो खड़े, ये जो है ट्रेन आगे की तरफ मूव कर रही है, तो आप भी मोशन कर रहे हो। उस टाइम आप भी मोशन करते हो। जैसे आप जंप लगाते हो इसके अंदर से, ऑन जंपिंग आउट द मूविंग ट्रेन एज हिज फीट टच द ग्राउंड। जैसे ही आपने यहाँ पे जो है मूविंग ट्रेन से जंप लगाया, आप यहाँ पे आके खड़े हो गए, ठीक है। आपके फीट कहाँ आ गए? ग्राउंड के ऊपर। फीट कहाँ आए? ग्राउंड के ऊपर। द लोअर पार्ट ऑफ हिज बॉडी कम टू रेस्ट। आपका नीचे वाला पार्ट, ये जो लोअर बॉडी पार्ट, ये जो है ये कांटेक्ट में आ गया रेस्ट में, क्योंकि नीचे ग्राउंड है, ठीक है, ग्राउंड में। लेकिन ये जो ऊपर वाला पार्ट है आपका, मतलब हाफ पार्ट रेस्ट में आ गया, ऊपर वाला पार्ट जो है वो रेस्ट में नहीं है, तो इसकी वजह से आप आगे की तरफ गिरोगे। The lower part of his body come to rest while the upper part still remain in motion due to, ये रीजन क्यों क्यों पूछा गया यहाँ पे? ड्यू टू इट्स मोशन। दिस मेक्स हिम फॉल इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ट्रेन। अगर ट्रेन इस तरफ जा रही है, आप ट्रेन के बीच यहाँ से आप गिरते हो, तो आप जिस तरफ ट्रेन जाएगी आप उसी तरफ गिरोगे। टू अवॉइड फॉलिंग, पैसेंजर शुड रन on the ground in a direction of motion of the train for some distance as soon as his feet touch the ground। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने गिरने से बचना है तो जैसे आपको ट्रेन के साथ भागना ही पड़ेगा। नीचे जब आपके पैर ग्राउंड में आए तो आपको नीचे भागना पड़ेगा, अदरवाइज आप गिर जाओगे, ठीक है। अब देखो, a ball thrown vertically upward by the person in a moving train come back to his hand। आप ट्रेन चल रही है, ट्रेन चल रही है, आपने पत्थर को ऊपर की तरफ फेंका, अपवर्ड फेंका, ठीक है। तो द रीजन इज दैट मोमेंट ऑफ ए बॉल वॉज थ्रोन, बॉल वॉज इन ए मोशन along with the person and the train due to inertia of motion। So during the time ball remain in a air, both the person and ball move ahead by the same direction। So this makes the ball come to his hand। ठीक है, उसके हाथों में वापस आ जाती है, ठीक है। आगे है when a running car stop suddenly। कार चल रही है, अचानक ब्रेक लगा दे, तो आप किस तरफ गिरते हो? इमेजिन करो, फॉरवर्ड के बैकवर्ड? जल्दी लिखो, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। मान लो कार चल रही है, अचानक कोई सामने आ गया, आपने ब्रेक अप्लाई कर दिया, आप फॉरवर्ड गिरोगे कि बैकवर्ड गिरोगे? फॉरवर्ड और बैकवर्ड, इमेजिन द सिचुएशन। क्योंकि साइंस कर रहे हो, इमेजिन करो। अगर आप फॉरवर्ड, गुड। The reason is running car, whole body of the passenger in a state of motion. Car stops suddenly, lower part of his body being in contact with the car come to rest। आप अगर कार रेस्ट में आ गई तो आपका लोअर पार्ट भी जो है बॉडी का वो रेस्ट में आ गया, बट हिज अपर पार्ट रिमेन इन ए स्टेट ऑफ मोशन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। तो इसलिए हम फॉरवर्ड गिरेंगे, ठीक है। अब देखो, एक और है कि एथलीट ऑफन रन बिफोर टेकिंग ए लॉन्ग जंप। आपने लॉन्ग जंप खेला होगा स्कूल में, तो लॉन्ग जंप लगाने से पहले हम क्या करते हैं? पीछे से भागते हुए आते हैं, ठीक है। उसका रीजन क्या है कि रनिंग फर्स्ट ही ब्रिंग्स हिमसेल्फ टू द स्टेट ऑफ मोशन,
ठीक है, वो अपने आप को मोशन में लाता है। देन इट बिकम इजियर टू हिम टू टेक ए लॉन्ग जंप, तो आसान हो जाता है उसके लिए आगे की तरफ जंप लगाना। आपको होप सो ये सारा समझ आया होगा। इससे आपका ये जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड इनर्शिया जो है वो कंप्लीट होता है। आपने इसी को आज रिवाइज करना है, ठीक है। अगर मेरे को इस तरह का कोई वीडियो मिलता है अभी, जो मैंने अभी आपके पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट और मोशन की एग्जांपल आपको दिए हैं, अगर मेरे को कोई एग्जांपल मिलते हैं तो मैं आपको वीडियो सेंड करती हूँ, आपका टॉपिक और भी क्लियर होगा, आपको एग्जांपल समझने में हेल्प मिलेगी। तो जो मैंने पहले 2 वीडियो भेजे थे मेरी क्लास के बाद, उसको कम से कम 2 बार तो जरूर देखो, फिर मैं आपको थोड़ी देर तक एग्जांपल सेंड करती हूँ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।